ओके मैम। अच्छा ऐसा है, सबसे पहले देखो रिसर्च स्टार्ट करनी है तो कुछ बातें हैं जो कि पहले समझनी ज़रूरी हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे और कैसे हमने इसको स्टार्ट करके एग्जीक्यूट करना है, उस पे आएँगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ये इसमें कोई डबल वो कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि रिसर्च के 2 तरीके की होती है। सबसे पहले जो देखो फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग में जो फ़र्क है ना बेसिकली, वो है कि हाउ यू एग्जीक्यूट योर रिसर्च। एक टॉपिक तो फ़र्क है ही, ऑब्वियसली टॉपिक्स तो डिफरेंट होते ही हैं। वो तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो तरीकाकार है ना रिसर्च का, वो भी इज़ अ बिट डिफरेंट। जो जो अब ये चीज़ मैं बताने लगी हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट है। 2 तरह के तरीकेकार की रिसर्च होती है। एक होती है प्राइमरी रिसर्च और एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। फाइनेंस में ये आपके पास एक चांस होता है, एक ऑप्शन होता है आपके पास, एक डिस्क्रिशन होती है कि आप सेकेंडरी डेटा से भी रिसर्च कर सकते हैं और प्राइमरी डेटा से भी रिसर्च कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा कौन-सा डेटा होता है? जो आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो लोग क्वेश्चनर बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर वो क्वेश्चनर्स कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ होती है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन ये होता है कि आप एनुअल रिपोर्ट से, आप किसी वेबसाइट से, इन्वेस्टिंग.com से, स्टॉक मार्केट से जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि सेकंड हैंड जो डेटा होता है, यानी कि पहले से पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप कलेक्ट करके जब एनालिसिस करके आप कोई रिसर्च कंक्लूजन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा रिसर्च। तो फाइनेंस में यू हैव टू ऑप्शंस। पहली चीज़ ये कि आप प्राइमरी भी कर सकते हैं और सेकेंडरी डेटा भी कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा में जो नॉर्मली रिसर्च की जाती है ना, वो होती है बिहेवियरल फाइनेंस के साइड पे। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वेस्टर परसेप्शंस हैं, जैसे इन्वेस्टर बिहेवियर है, इस किस्म की जो रिसर्च होती है, वो आप एक्सक्यूज मी करते मैडम। हैं। जी, जी। मैडम प्राइमरी जो आप बता रही थी जरा रिपीट कर दीजिएगा। प्राइमरी रिसर्च में ये बता रही हूँ कि प्राइमरी जो रिसर्च होती है ना, बेसिकली वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। मतलब यू आर गोइंग इनटू द मार्केट, यू आर कलेक्टिंग द डेटा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन बनाया और मैंने आप 7 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो सिर्फ आपसे पर्टेन करते हैं और फर्स्ट टाइम वो मैंने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए। ऐसा नहीं था कि वो रिस्पॉन्सेज कहीं पे पहले से पब्लिश्ड हों और मैं वो रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन कर सकूँ। तो फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो आप ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम एनी पर्सन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। नॉर्मली आपकी जो मार्केट है फाइनेंस स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, वो आपके इन्वेस्टर्स ही है। ये जो एचआर के लोग हैं वो तो फोकस करते हैं एम्प्लॉयज पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, या जो मार्केटिंग के लोग हैं दे फोकस ऑन द कंज्यूमर, बट यू फोकस ऑन द इन्वेस्टर्स। तो आप इन्वेस्टर बिहेवियर, इन्वेस्टर परसेप्शंस, इस किस्म की चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये एक तो ये प्राइमरी डेटा है बेसिकली व्हेन यू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। एंड हाउ यू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन? बाय प्रिपेयरिंग क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर बनाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उसकी बेसिस पे जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि प्राइमरी रिसर्च मैंने की है। सेकेंडरी रिसर्च ये होती है जब आप सेकेंडरी रिसर्च ये होती है जब आप एनुअल रिपोर्ट से, इन कुछ वेबसाइट्स हैं, पर्टिकुलरली वर्ल्ड बैंक का डेटाबेस है, कुछ डेटाबेसेस हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे आप वो डेटा कलेक्ट करते हैं जो आपके क्वेश्चन को, रिसर्च टॉपिक को सपोर्ट कर रहा होता है। और उसके मुताबिक जब आप एनालिसिस करते हैं, उसको आप बोलते हैं कि ये सेकेंडरी रिसर्च, मैंने सेकेंडरी डेटा की बेसिस पे रिसर्च की है मैंने। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर करनी है कि मैंने रिसर्च करनी किस बेसिस पे, मैंने से मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैंने क्वेश्चनर के थ्रू रिसर्च कंडक्ट करनी है या मैंने एनुअल रिपोर्ट या सेकेंडरी डेटा के थ्रू रिसर्च कंडक्ट करनी है। पहली चीज़ ये भी आपको नैरो डाउन, ये जो सारी बातें मैं अभी करूँगी ना, ये आपको आपका टॉपिक नैरो डाउन करने में और उसको मजीद स्पेसिफाई करने में। क्योंकि देखो कल भी मेरी पता नहीं किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो मुझे ये उन्होंने बताया कि मुझे ये पता है कि मेरा एरिया फाइनेंस है, लेकिन मुझे आगे ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है। तो जब आप ये चीज़ डिसाइड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप आज ये डिसाइड करते हैं ना कि मैंने प्राइमरी डेटा की बेसिस पे रिसर्च करनी है, तो देन यू विल गो ऑन अ पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल आप जब बिहेवियरल फाइनेंस को टारगेट करेंगे, आप इन्वेस्टर बिहेवियर, इन्वेस्टर परसेप्शंस, इन्वेस्टर का हर्डिंग बिहेवियर, इस तरह के टॉपिक्स जो कि आपको क्वेश्चन बनाने पे, जिसका आपको सेकेंडरी डेटा मिलता ही नहीं है, यू हैव टू डेवलप अ क्वेश्चन टू गेट द डेटा। तो फिर आप इस तरह के टॉपिक्स पे जाते हैं। जब आप कहते हैं ना कि मैंने सेकेंडरी डेटा की बेसिस पे रिसर्च करनी है, तो फिर आप इस तरह के टॉपिक्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड्स ऑन द शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इस किस्म के जो टॉपिक्स है ना। फॉर एग्जांपल जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक एरिया है बेसिकली, उसका डेटा आपको सिर्फ एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी पिछले जो एमबीए के ग्रुप्स में गुजरे, एक ग्रुप ने कॉर्पोरेट ग्रोथ पे काम किया। तो कॉर्पोरेट ग्रोथ आपका में आपको सेल्स का डेटा चाहिए, एसेट्स का डेटा चाहिए, तो ये डेटा आपको मिलता ही
उधर से एनुअल रिपोर्ट से है, तो यानी कि ये सेकेंडरी डेटाबेसेस की रिसर्च है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना और इसको अंडरस्टैंडिंग इसी करना कि ना सिर्फ इसलिए कि मैंने रिसर्च करनी कैसे है, ये जानना भी कि मतलब मुझे क्लैरिटी हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लें। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो प्राइमरी या सेकेंडरी में, तो अभी बताओ, इसको भी डिस्कस करके इस पॉइंट को क्लोज करें, देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। इस पे दोबारा नहीं बात करनी, मतलब ये भी क्लैरिटी ले लेनी है कि ये क्या चीज़ है, बिकॉज आगे और बहुत से मसले हैं जो हमने सॉर्ट आउट करने हैं। मैम क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये तो चीज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो क्लियर होगी। अब दूसरा जो मेरा पॉइंट था जो मैंने क्लियर करना है, वो यहीं पे हमने इसको आज इसके बाद दोबारा से बात नहीं करनी, वो ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। पहली चीज़ है क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरी चीज़ होती है क्वांटिटेटिव। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं प्राइमरी डेटा और क्वालिटेटिव रिसर्च को। मतलब उनका ही मतलब होता है कि जब आप क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं तो आप किसी थियोरेटिकल बेस्ड चीज़ की या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, उसको वो समझते हैं कि ये मतलब जहाँ पे नॉन न्यूमेरिक थिंग है इसका मतलब है क्वालिटेटिव। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव इज अनदर साइड ऑफ अ रिसर्च। आप जो क्वांटिटेटिव रिसर्च करें, आइदर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें, आप सेकेंडरी डेटा रिसर्च करें, आपकी रिसर्च दोनों सिनेरियोज में क्वांटिटेटिव ही रहेगी। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, वो आपकी डिफरेंट है। उसकी सारी डोमेन, आपको जितनी भी रिसर्च पढ़ाई जाती है, आपने पूरी डिग्री में जो भी रिसर्च के कोर्सेज पढ़े होंगे या जो भी आपने चीज़ें एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स भी में भी अगर किए हों, तो आपको जो भी रिसर्च कराई जाती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कराई जाती है। क्वालिटेटिव यहाँ पे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट ही नहीं की जाती, क्योंकि क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है वो कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एथनोग्राफी है, उसकी एक टाइप, एक और भी है, मतलब दो कुछ बहुत ज़्यादा जैसे इसकी टाइप्स है ना, क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। केस स्टडी है, नरेटिव स्टडी है, एथनोग्राफी है, देयर सो मेनी अदर टाइप्स। तो उनकी अदर डायनेमिक्स हैं, वो डायनेमिक्स हम इसमें कवर नहीं करते। आपको अगर गूगल स्कॉलर में भी जाके जितने मर्जी आर्टिकल खोल के देख लो, प्राइमरी सेकेंडरी से बाहर नहीं मिलेगा। और प्राइमरी सेकेंडरी बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च की एस्पेक्ट्स हैं। तो ये इसमें इसमें चीज़ में क्लियर रखना है कि क्वालिटेटिव हम लोग करते ही नहीं है, यहाँ पर ट्रेंड ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है यहाँ पर आपकी स्पेसिफिकली आपकी यूनिवर्सिटी में। और अगर आप इधर बाहर भी ज़रा नज़र दौड़ाएं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पे, इकरा यूनिवर्सिटी पे, कस्ट पे, जेबेस्ट पे, बहरिया में, तो क्वालिटेटिव रिसर्च, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च नीड्स मोर ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें कम से कम 10 साल 5 साल का डेटा चाहिए होता है, ताकि क्योंकि ये स्टडीज़ होती हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती हैं, तो इन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। एक फॉर एग्जाम्पल जैसे कल्चरल स्टडीज़ हैं, वो क्वालिटेटिव स्टडीज़ होती हैं, तो इन पे आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, कम से कम साल से ऊपर, इस तरह सफिशिएंट टाइम, ताकि आप एक जनरलाइज बात कर सकें, एक थेरी बिल्ड कर सकें। तो ये थेरी तो बिल्डिंग मैडम के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। मैडम क्वांटिटेटिव, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो तो ये रिसर्च करती है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली जो है वो कल्चरल, ये देखो अभी अभी इस पे भी आते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो करती हैं ना, ये तुमने मुझसे अभी सवाल पूछना है, मैं जब मैं तुमसे डिस्कस कर रही हूँ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, ये सवाल उस वक्त आपने समझ पूछना है मेरे से। अभी इस चीज को क्लियर कर लें कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्योरली अनदर पैराडाइम, और क्वांटिटेटिव रिसर्च इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस सेमेस्टर। और नॉर्मली आप अगर एमएस में भी जाते हैं या पीएचडी में भी जाते हैं, तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर भले आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपकी जो सारे 5 चैप्टर्स आप करेंगे और जो भी आपको चीज़ें बीआरएम में पढ़ाई गई होंगी, ये सारी बेस करती हैं, सराउंड करती हैं टुवर्ड्स द क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो आपने अभी करना है, जो आप आगे जाके करेंगे, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च ना तो यहाँ पे कोई एक्सपर्ट है कराने का, और ना यहाँ पे कराई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ना ही इसको, क्योंकि उसमें ना जनरलाइजेशन नहीं होती। तो जनरलाइजेशन जब नहीं होती, तो फिर इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन आंसर और बाइसनेस बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज एक रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है एक सिनेरियो को, तो रिसर्चर का अपना जो बाइसनेस लेवल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ और मैं किसी दूसरे इलाके में जाके कोई रिसर्च कंडक्ट करती हूँ किसी एस्पेक्ट पे, किसी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे, तो फिर ऑब्वियसली मेरी अपनी वो जो बाइसनेस है उसका भी चांसेस होते हैं कि वो फिर प्रूव करना कि नहीं है बाइसनेस शामिल, वो एक अलग साइज है, बड़ा मसला हो जाता है उसमें। तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसका यहाँ पे कल्चर नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च ही की जाती है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, पीएचडी लेवल तक। तो ये एक चीज़ यहाँ तक, इसको भी क्लियर करना जरूरी था। ठीक है, यहाँ इसमें कोई पॉइंट ऐड करना है या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो बता दो, आगे चलें। यस मैम। अच्छा, अब तीसरा जो पॉइंट मैंने क्लियर करना है, अभी जो सरमद ने भी सवाल किया था, इट वाज अबाउट बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। ये जो बेसिक रिसर्च है ना, बेसिक रिसर्च इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बेसिक रिसर्च इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, और या जो आपकी प्राइमरी रिसर्च या आप सेकेंडरी रिसर्च कह सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द डेटा कलेक्शन।
तो ये बेसिकली आप थियोरेटिकली काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक सोचा, उसमें आपने एक प्रॉब्लम डिफाइन किया और कि ये प्रॉब्लम होता है, और फिर आपने सब्जेक्टिवली तौर पे आपने कुछ चीज़ें गैप्स आइडेंटिफाई किए, मतलब आर्टिकल्स को पढ़ के आपने कोई फाइंडिंग्स फ्यूचर की देखी और आपने उसकी बेसिस से प्रपोज किया कि ये रिसर्च करनी चाहिए, और फिर आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई थियोरेटिकली कर लेते हैं आर्टिकल्स को पढ़ के या डिफरेंट एरियाज को देख के, और उसके बाद आप उस पर डेटा कलेक्ट करते हैं और आप एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो आपके पास फाइंडिंग्स आ जाती हैं वो आप अपनी पब्लिश कर देते हैं। ये जो चीज़ है बेसिकली ये बेसिक रिसर्च है। हम यूनिवर्सिटीज़ में हर लेवल पे बीबीए हो, एमएस हो, पीएचडी हो, हम बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं। बेसिक रिसर्च आपके एकेडमिक लेवल पे कराई जाती है। ये जो अप्लाइड रिसर्च है ना, बेसिकली ये आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपकी कंपनीज हैं, दे बेसिकली डू दैट रिसर्च। समझ, वो क्या करते हैं कि वो कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर का मसला है तो वो उसको एज अ रिसर्च उठाते हैं। जो आप लाइव प्रॉब्लम्स को, जो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको जब ट्रीट किया जाता है तो कहते हैं कि अप्लाइड प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो उस रिसर्च से जो आउटकम्स आएंगे वो फिर उसको इस्तेमाल करेंगे और अपना मसला हल करेंगे ना, उस रिसर्च का ये पर्पस होता है। लेकिन जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं बेसिक रिसर्च, अब जैसे आप लोग रिसर्च करेंगे, या जैसे पिछले जितने सेमेस्टर्स में लोग जितने भी आए उन्होंने रिसर्च की, तो वो उनकी या तो थीसिस में पड़ी हुई है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पब्लिकेशन कर ली, बस दैट्स इट। तो उसको उसकी इस तरह से यूटिलिटी नहीं, वो बस डेटाबेस में या लिटरेचर में ऐड होती जा रही है, एंड दैट्स इट। ये इसका पर्पज है बस। तो ये बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में फ़र्क है। बट बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड भी दो तरह से हो सकती है। अब इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि हाउ इट वांट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हो सकता है उसको क्वालिटेटिव रिसर्च की जरूरत हो सकता है उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च की जरूरत हो। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो उसे कैसे टेकअप करती है। लेकिन हम जब किसी एकेडमिक लेवल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम हम बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं। समझ में आई? यस। ठीक है। यस मैम। अच्छा, यस अब मैम। यहाँ तक की तो जो बेसिक डिस्कशन थी वो मैंने थियोरेटिकली जो कॉन्सेप्ट आपको के साथ अभी क्लियर करने थे ताकि इसमें मजीद कंफ्यूजन ना हो आपको, ये आगे भी काम आएंगे। अब जो चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस जो हमने रिसर्च करनी है, दो तरीके हैं, दो तरीकों से जो सुपरवाइजर्स है ना वो काम कराते हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि मैं आपसे कहूँ कि आप अपना कोई टॉपिक एरिया आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल डिविडेंड का चैप्टर पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटल बजटिंग पढ़ा होगा, डिफरेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस के में आपने डिफरेंट फाइनेंस के टॉपिक्स पढ़े होंगे, एरियाज पढ़े होंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको मैं ये कहूँ कि आप उनको पढ़ें और उनमें देखें आपको कौन सा एरिया इंटरेस्ट का लगता है, और आप उसमें से कोई भी एक एरिया आइडेंटिफाई करें और ले आए, हम उस पर बात कर लेते हैं। हम उस पर आर्टिकल्स को शॉर्टलिस्ट करें, 10-15 आर्टिकल पढ़ें और फिर देखें उसकी फ्यूचर जो डायरेक्शन है उसमें वो क्या कहता है कि ये उसको मतलब फ्यूचर रिसर्चर्स को क्या करना चाहिए। वहाँ से आप लीड लें और कोई ऐसा प्रॉब्लम उठाएं और उस पर हम रिसर्च करते हैं। एक चीज़ तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने, लेट्स सपोज किसी रिसर्चर ने अपने आर्टिकल के एंड में फ्यूचर डायरेक्शंस में ये कहा है कि दिस वेरिएबल शुड बी टेकन, तो आप उसने नहीं लिया, आप वो वेरिएबल ले लें और उस वेरिएबल को लेके आप अपना प्रपोज करें कि चूंकि ये स्टडी नहीं हुआ हुआ तो आई एम स्टडिंग दिस इज समथिंग न्यू, ये एक प्रॉब्लम है, ये काम नहीं हुआ हुआ तो मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। जब भी आपसे डिफेंस में सवाल होता है तो आपसे पूछा जाता है ये जो आपने काम किया है ये क्यों किया है, इसकी क्या यूटिलिटी है, व्हाट्स न्यू इन इट। अगर एक काम पहले से हुआ है तो आपने उसको रिपीट कर दिया है तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट, मतलब एक व्हील इन्वेंट हुआ है आपने उसे दोबारा इन्वेंट कर दिया है तो इसका क्या फायदा है। तो इसलिए आपने कुछ ऐसा पॉइंट, वो इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक जो आप एनालिसिस के लिए अप्लाई करें, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जो बिल्कुल न्यू हो या जो थोड़ा बहुत न्यू हो, ताकि आप ये अपना कंट्रीब्यूशन शो कर सकें कि ये जो काम था ये इसमें ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ हमने न्यू की है जो पहले हमें नजर नहीं आई डिफरेंट आर्टिकल्स में, ये कॉम्बिनेशन में ऑफ वेरिएबल्स में भी इज डिफरेंट जो कि पहले प्रीवियसली स्टडी हुआ हुआ है, या ये सेक्टर पहले डिस्कस नहीं हुआ हुआ जो हमने इसको टेकअप किया है। तो ये न्यूनेस एंड नोवेल्टी थोड़ी सी आपसे इतनी ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं की जाती बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन ये जो न्यूनेस का कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत दफा पूछा जाता है, क्योंकि अगर अभी एक एक ग्रुप ने फॉर एग्जांपल एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे एक टॉपिक किया है, एक जो इंडस्ट्री इस्तेमाल की, जिसने नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, एक एक्सरसाइज एक हो चुकी, उसी को अगर आप दोबारा करेंगे तो उसमें क्या फायदा है उसको करने का। तो ये वाला एस्पेक्ट आपने याद रखना है अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई कर, मतलब जो भी आप शॉर्टलिस्ट करें ना कि इस टॉपिक में मैंने काम करना है, इस चीज को आपने याद रखना है। एक तरीका तो ये है जो नॉर्मली टीचर्स कहते हैं आपको, डिफरेंट जो सुपरवाइजर्स हैं वो ये कहते हैं मिलेंगे कि टॉपिक फाइनलाइज कर लो, 3-4 टॉपिक्स हैं ले आओ उसमें से एक शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। जो मैं जो सजेस्ट करती हूँ चीज वो ये है कि मैं सबसे पहले मैं चलती हूँ मेथोडोलॉजी के थ्रू।
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या मेथडोलॉजी अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। इसी तरह जब आप, अब मैं अगर सेकेंडरी, मेरा फोकस इज ऑन द सेकेंडरी डेटा, अगर मैं सेकेंडरी डेटा पे आती हूँ, देन देयर आर स्टिल टू कैटेगरीज। सेकेंडरी डेटा में भी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है कि आप टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज करते हैं, एक कैटेगरी है कि आप पैनल डेटा को एनालाइज करते हैं। पैनल डेटा क्या होता है? पैनल डेटा होता है जिसमें डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस और टाइम सीरीज हो। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा हो, 2011, 12, 13, 14, 15, और उसमें क्रॉस सेक्शंस भी हो। क्रॉस सेक्शन से बुला दिए कि डिफरेंट कंपनीज, 20 ही कंपनीज हो या 20 एक बैंक्स, जब क्रॉस सेक्शंस और टाइम सीरीज इकट्ठे होते हैं तो उसे कहते हैं पैनल डेटा। एक साइड ये है सेकेंडरी डेटा की, एक साइड है टाइम सीरीज डेटा जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक प्राइस है, डेली एवरेज क्लोजिंग स्टॉक प्राइसेस, तो आप उसको डेली एवरेज लेते हैं पूरी स्टॉक मार्केट की, तो वो आपकी सिर्फ उसमें नंबर ऑफ ईयर्स आते हैं और डेज आते हैं, जितने डेज का वो डेटा है। तो ये भी दो एस्पेक्ट्स हैं। तो अब ये यू हैव टू डिसाइड कि आपने अगर सेकेंडरी डेटा पे जाना है तो सेकेंडरी डेटा में भी यू आइदर यू आर गोइंग फॉर द पैनल डेटा और यू आर गोइंग फॉर द टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा में बात ये होती है कि आप उसको डेटा एक्सट्रैक्शन बहुत आसान है, 2-3 वेबसाइट्स हैं, वहाँ आप एक क्लिक पे आप 10-10 साल का डेटा डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर फिर आप एनालिसिस करते हैं। पैनल डेटा में ये होता है कि आपको एनुअल रिपोर्ट से पिक एंड चूज करना होता है और अपनी डेटा शीट प्रिपेयर करनी होती है। व्हेन यू प्रिपेयर योर डेटा शीट दोनों सिनेरियोज में, देन यू गो फॉर द एनालिसिस पार्ट। आप कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं एंड देन यू गेट द एनालिसिस। अब जब आप डेटा कलेक्शन जो करते हैं, पैनल डेटा में डेटा शीट बनाना इज अ बिट डिफिकल्ट, मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि ग्रुप पे पिक एंड चूज वाला काम करते हैं। लेकिन इसमें इसकी जो एनालिसिस है, वो टेक्निक है जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आसान है। जी हाँ, जब दूसरी तरफ आप टाइम सीरीज पे आ जाएं तो टाइम सीरीज में आपके पास डेटा कलेक्शन आसान है कि एक क्लिक पे आपके पास 10 साल का डेटा आ गया, लेकिन उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो फैमिली है, जो एनालिसिस की टेक्निक्स लगती हैं, वो अबिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा उनका डिफिकल्टी लेवल मुश्किल है। तो ये भी एक सिनेरियो है। तो आई सजेस्ट यू कि आप 2-3 टेक्निक्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पैनल डेटा रिग्रेशन है, या तो हम ये सिनेरियो कर सकते हैं कि मैं आपके साथ पहले टेक्निक्स शेयर करूं, आप 2-3 हम टेक्निक्स को आपके साथ डिस्कस करूं, आप देखें कि विच टेक्निक इज फीजिबल, और उस टेक्निक के, क्योंकि देखो हर टेक्निक पे हर टॉपिक फिट नहीं होता। तो एक चीज ये हो सकती है कि आप टेक्निक पहले सीखें और फिर अपना टॉपिक फाइनलाइज करें जो आपको टेक्निक सूटेबल लगती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप पहले अपना टॉपिक फाइनलाइज करें एंड देन यू कम अप विद योर कि हमने कौन सी टेक्निक अप्रोप्रिएट है, इस पर हमने अप्लाई करनी है। ये दोनों तरीकाकार ठीक है, मतलब रिवर्स है। एक सीधा तरीकाकार है कि टॉपिक से मेथोडोलॉजी पे आए, एक तरीकाकार ये है कि आप मेथोडोलॉजी से जाएं टॉपिक पे। दोनों तरीके अप्रोप्रिएट हैं, प्रैक्टिस होती है और ये फॉलो किए जाते हैं। जो मैं ये आपको तरीकाकार सजेस्ट करी हूँ ना कि मेथोडोलॉजी से जाएं टॉपिक पे, उसकी वजह ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने टॉपिक फाइनलाइज कर लिया, हर चीज़ सेटल हो गई, लेकिन जब आप मेथोडोलॉजी पे आते हैं तो आपको डेटा नहीं मिलता। जब आपको डेटा नहीं मिलता तो फिर आपको ऑल द वे पीछे से अपने वेरिएबल्स कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन जब आपका मेथोडोलॉजी पार्ट क्लियर होता है तो देन यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, अपने चैप्टर्स में जो थ्योरी है वो ऐड करनी होती है। तो दैट इज द थिंग। ये दो बातें, आई होप कि मैं अपनी बात को यहाँ तक समझा पाई होंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी पूछें। जी मैम, ओके सब। ठीक है। अच्छा, अभी इस चीज़ को अभी मैं मजीद और डेप्थ में नहीं जाती, इसको यहीं तक मैंने आपको बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डिफरेंस बता दिया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मैंने कम्युनिकेट किया, बेसिक एंड अप्लाइड, और मेथडोलॉजी में भी मैंने टाइम सीरीज एंड पैनल डेटा के बारे में बताया, जो कि और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टॉपिक को फाइनलाइज करने की। फर्स्ट इधर यू लर्न अबाउट द मेथडोलॉजी, 3-4 मेथडोलॉजी शॉर्टलिस्ट करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप उनको सीखें पहले और फिर आप जाएं टॉपिक की तरफ। या ये हो सकता है कि आप टॉपिक फाइनलाइज करें एंड देन यू कम अप टुवर्ड्स द मेथोडोलॉजी, इट्स अप टू यू टोटली। तो ये चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल सर्च करने, अच्छा लेट्स सपोज इफ यू गो स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक है, मुझे फॉर एग्जांपल डिविडेंड का एरिया पसंद है, मैंने डिविडेंड से स्टार्ट करना है, इस टॉपिक पे मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। या किसी स्टूडेंट का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और वो चाहते हैं कि मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे रिसर्च करूँ, तो नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू, आपने कोई भी एरिया, जो जितने भी एरियाज आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में दिए हुए हैं या कॉर्पोरेट फाइनेंस की किताब में दिए हैं, आप उनको गो थ्रू करें। उसमें से जो एरिया आपको इंटरेस्ट का लगता है, आप उसका टॉपिक पकड़ें और उसको गूगल स्कॉलर में जाएं, वहाँ पे जाके सर्च करें। लास्ट 5 ईयर्स के आर्टिकल्स आर मोर प्रेफरेबल, क्योंकि जो पिछले 10 साल के आर्टिकल्स होंगे, यकीनी बात है कि किसी न किसी रिसर्चर्स ने उसको एक्सटेंड किया हुआ होगा। तो ये प्रेफर किया जाता है कि आप कम से कम आखिरी 5 साल के जो आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, दे आर मोर प्रेफरेबल, वो ज़्यादा उन पर रिलायबल होते हैं क्योंकि जो गूगल स्कॉलर में होते हैं।
तो उनको आप सर्च करें 5 सालों के, उनको उनके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ें, अगर आपको उसमें ट्रस्ट लगे तो उसको एरिया को पहले तो टॉप एरिया को शॉर्टलिस्ट करें। यानी कि फाइनेंस में आप लेट्स सपोज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को शॉर्टलिस्ट करते हैं, या फाइनेंस में आप किसी और एरिया को, फॉर एग्जांपल वो डिविडेंड का हो सकता है, कैपिटल बजटिंग हो सकता है, और भी देयर कैन बी फॉर एग्जांपल और भी काफ़ी एरियाज हैं। मतलब अब आप उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक को देखें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा, उसको देखें, कॉर्पोरेट फाइनेंस को देखें। एक चीज़ तो ये है। फिर एक एरिया और भी है जिसको बोलते हैं स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी, ये भी एक एरिया है। इसको बोलते हैं, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक, देयर डिफरेंट मार्केट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं सिर्फ सजेस्ट करी हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पे स्टिक करें, ये जस्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल तो को तो लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा जो MS की डिग्री थी, या जो मेरी MBA में मेरा जो प्रोजेक्ट था, दैट वाज ऑन द स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी। ठीक है, अच्छा, स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी क्या होती है? ये इट्स अ टाइम सीरीज, इस पर डेटा आपको चाहिए होता है, बिकॉज इसमें डेली क्लोजिंग प्राइसेस आप स्टॉक्स की, ओवरऑल मार्केट की, KSE की ले लें, या किसी भी डिफरेंट कंट्रीज की आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहें। इवन अगर आप बैंक्स पे भी काम करना चाहते हैं तो फिर बैंक्स पे भी आप डिफरेंट ले सकते हैं, कंट्रीज ले सकते हैं। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन कंट्री पाकिस्तान, बल्कि जितना ज़्यादा आप एक्सपैंड करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है आपका प्रोजेक्ट। अच्छा, लेट्स सपोज मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो एरिया था जब मैंने स्टार्ट किया, दैट वाज स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी था। स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी ये होती है ना कि प्राइस का क्या उसमें उतार चढ़ाव है। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तानी स्टॉक प्राइसेस पे, या जैसे कोविड आ गया तो क्या इम्पैक्ट आया स्टॉक प्राइसेस पे। तो यानी कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको आप स्टॉक प्राइसेस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। तो ये एरिया था तब। उसके बाद मैंने जब MS में आई तो उसी एरिया को मैंने एक्सटेंड किया और मैंने थोड़ा सा उसको एक्सपैंड किया। फॉर एग्जांपल मैंने उसको 16 कंट्रीज पे देखा। पहले जब मैंने किया तो सिर्फ पाकिस्तान पे किया। अगले लेवल पे थोड़ी चूंकि MS में इंटेंसिटी बढ़ गई तो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का, और मैंने जो है पता नहीं 16 थी कि 8 10 थी, पता नहीं, कुछ याद नहीं है एग्जैक्टली मुझे। तो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का। फिर अब जब मैं PhD में आई हूँ तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं डिफरेंट मार्केट्स, पहले मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड थी, अब मैं क्रिप्टो करेंसी को, फॉरेक्स को, बिटकॉइन को, ग्रीन बॉन्ड मार्केट को, इतनी ज्यादा मार्केट्स को लेके, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाती है। रहते यही 5 चैप्टर है, मैंने PhD में भी यही 5 चैप्टर करने हैं, मैंने MS में भी यही 5 चैप्टर किए थे, MBA में भी यही 5 किए थे, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। सो अभी में जो आप डिसाइड करें एरिया, वो इस सोच के साथ डिसाइड करें कि अगर मुझे कल को MS करना होता है या PhD की तरफ जाना पड़ता है तो मैं उसी को एक्सटेंड करूँ, तो मेरी जो एफर्ट है ना, जो मैं अभी एग्जर्ट करी हूँ, वो वेस्ट नहीं होगी। वेस्ट तो वैसे नहीं होती, लेकिन ये आपको फिर ऐड ऑन हो जाती है जब आप अगली डिग्री में जाते हैं। अनलेस कि जब अगली डिग्री में जाके कोई नया एरिया तलाश करोगे तो उतनी एफर्ट दोबारा करनी पड़ेगी जितनी अभी कर रहे हो। तो इस टाइम को बेहतर यूटिलाइज करने का ये है कि ऐसा एरिया आइडेंटिफाई किया जाए, ऐसा टॉपिक आइडेंटिफाई किया जाए जिसको फ्यूचर में एक्सटेंड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिविडेंड्स को करते हैं या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को करते हैं तो इस सोच के साथ करें कि उसको आप फ्यूचर में भी आगे लेके जा सके। तो ये मेरी तरफ से डिस्कशन थी। इसके अलावा फिर जब आप आर्टिकल्स रिसर्च करेंगे तो एक चीज़ का वो आगे भी मैं कम्युनिकेट करूंगी कि हम रेफरेंसेस का ध्यान रखते हैं जब आप राइटअप पे आते हैं, हमें फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना होता है। ये बात की बातें, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से इतनी डोज आज के लिए काफ़ी है, ये भी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन चलो अभी कोई क्वेश्चन हैं तो बता दो। हेलो। मैम समझ आ गया। यस, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम आपने कहा था ना कि आप एरिया से मेथोडोलॉजी पे आए या फिर आप मेथोडोलॉजी से ना एरिया पे जाएं। जी मैम मेथोडोलॉजी से एरिया पे किस तरह जाएं, थोड़ा सा इसको मैं मैम वो बताती हूँ। ब्रीफली। जैसे देखो, अब ये शफीक तुमने ये बहुत ही पेंडोरा बॉक्स को छेड़ दिया है। अब तुम तैयार हो जाओ सुनने के लिए। यस मैम, अच्छा देखो, बताएं आप। देखो जब मैं आपसे कहती हूँ ना, देखो सबसे पहले तो ये एक अगर आप मैं फ्लो चार्ट बनाऊँ ना, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स। सेकेंडरी, सपोज मैं सेकेंडरी रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, मैं प्राइमरी रिसर्च में मार्केट में जाके थ्रो करना क्वेश्चन है, मुझे ये हैसल नहीं पसंद, और मैं चाहती हूँ मेरी जो रिसर्च करना चाहती हूँ वो मतलब टेबल वर्क स्टेशन पर बैठ के रिसर्च करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं सेकेंडरी रिसर्च को प्रेफर करती हूँ। सेकेंडरी रिसर्च मैंने आपको बताया कि 2 तरीके कार होते हैं, या तो आप टाइम सीरीज डेटा कलेक्ट करें या आप पैनल डेटा कलेक्ट करें। ठीक है, ये 2 आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ठीक है। पैनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा, पैनल डेटा में अगर आपने जाना है तो आपने एनुअल रिपोर्ट्स से डेटा कलेक्ट करना है।
टाइम सीरीज में अगर आपने जाना है तो आप उनके पास कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, कुछ इस किस्म की वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अब आप ये पूछ रहे हैं कि हमने मेथडोलॉजी से टॉपिक पे कैसे जाना है। एग्जैक्टली। अब देखो, अगर मैंने टाइम सीरीज डेटा कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि स्टॉक मार्केट का मैंने डेटा कलेक्ट करना है, डेली क्लोजिंग प्राइसेस मैंने कलेक्ट करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 10 साल का डेली स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली मार्केट का मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। या तो मैं एक प्रोजेक्ट से एग्जांपल देती हूँ, अभी जो ये MBA के स्टूडेंट्स ने किया। अब उन्होंने कहा कि हमने टाइम सीरीज डेटा पे काम करना है, हमने स्टॉक मार्केट पे काम करना है। फॉर एग्जांपल वो एक स्टॉक मार्केट भी हो सकती है, वो 10 स्टॉक मार्केट्स भी हो सकती हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग द डेटा ऑन वन क्लिक। अब स्टॉक मार्केट पे काम करना है, तो स्टॉक मार्केट पे काम करने के लिए आपके पास यू हैव लिमिटेड टेक्निक्स, एनालिसिस की लिमिटेड टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, इसमें गार्ड्स की टेक्निक्स हो, गार्ड्स फैमिली अप्लाई की जाती है। गार्ड्स फैमिली एक टेक्निक है, जैसे आपने सुना होगा ना रिग्रेशन के बारे में, रिग्रेशन कोरिलेशन यस मैम। टेक्निक होती है जो अप्लाई करते हैं एनालिसिस के लिए। इसी तरह जब टाइम सीरीज होता है ना, तो उस पर आप फिर गार्ड्स मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं। तो जब गार्ड्स मेथोडोलॉजी अप्लाई होती है, इसका मतलब ये यू हैव टू लर्न गार्ड्स मेथोडोलॉजी। जब आप गार्ड्स मेथोडोलॉजी लर्न करेंगे तो उसके लिए आपको सिर्फ टाइम सीरीज डेटा चाहिए होगा। अब टाइम सीरीज डेटा आपको 4-5 सूरतों में मिल सकता है। या तो आप स्टॉक मार्केट्स का कोई टॉपिक चूज करेंगे, या हो सकता है आप क्रिप्टो करेंसीज का कोई टॉपिक चूज करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स का कोई टॉपिक चूज करेंगे, या आप ग्रीन बॉन्ड मार्केट का कोई टॉपिक चूज करेंगे। इससे बाहर ये टाइम सीरीज डेटा आपको मिलेगा ही नहीं। समझ आ गई मैम, अब समझ। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मैंने पैनल डेटा, अब मैंने सेकेंडरी रिसर्च करनी है, लेकिन मैंने पैनल डेटा में कलेक्ट करना है। या लेट्स सपोज मैं आप कहते हैं कि मैडम मैंने तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन ही करना है और मुझे यही आसान लग रहा है। तो इसके लिए जब आप डेटा फाइल बनाएंगे तो यू नीड पैनल डेटा। पैनल डेटा वो बैंक्स का भी हो सकता है, वो केमिकल इंडस्ट्री का भी हो सकता है, वो सीमेंट इंडस्ट्री का भी हो सकता है, वो किसी भी इंडस्ट्री को आप चूज कर लें। 2 इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन कर लें आप, या 2 कंट्रीज की सीमेंट इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन कर लें। लेकिन वो उसके लिए आपको पैनल डेटा शीट बनानी पड़ेगी। जब पैनल डेटा शीट बनाएंगे तब आप रिग्रेशन की काम कर सकेंगे, रिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। या रिग्रेशन के अलावा एक टेक्निक होती है जो मशहूर ज़माना है, जो अहमद इमरान हंजरा साहब की, हमेशा उनके स्टूडेंट्स यही करते हैं, GMM की एक टेक्निक है, वो कर सकते हैं आप। रिग्रेशन की टेक्निक है, ये कुछ सेलेक्टेड टेक्निक्स हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा पे अप्लाई होती हैं। अगर पैनल डेटा है तो आप उस पर गार्ड्स नहीं लगा सकते, अगर टाइम सीरीज डेटा है तो उस पर आप रिग्रेशन नहीं लगा सकते। तो ये इस तरह से मैं कह रही थी कि या तो आप, या जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इवेंट स्टडी है ना, इवेंट स्टडी आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये जो कोविड आया था, एक इवेंट है ना, इसका स्टॉक प्राइसेस पे क्या असर है, ये आप टाइम सीरीज डेटा पे कर सकते हैं, ये आप पैनल डेटा पे नहीं कर सकते। इस तरह से ये दिस इज द थिंग। अच्छा नूरुल, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। मैम आप कह रही है ना कि वो टेक्निक्स आप शेयर कर देंगी, तो मैम काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ, या एक दो टेक्निक्स टाइम सीरीज पे करती हूँ, और एक दो टेक्निक जो है वो मैं उस पर आपके साथ, ये जो OLS की है टेक्निक, एक पैनल डेटा रिग्रेशन है और एक GMM है, इसकी टेक्निक्स में शेयर देखती हूँ। मैं खुद रिकॉर्ड कर सकूँ 1 by 1, एक एक करके मैं शेयर करूंगी, ताकि आपको उसमें आप मीनवाइल ये शॉर्टलिस्ट कर लें कि व्हाट इज द एरिया यू आर गोइंग टू। दोनों सिनेरियोस चल, ठीक है ना। आप एरिया शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट आप टेक्निक चूज कर लेंगे। अगर आपको टेक्निक कोई पसंद आती है तो उसके अकॉर्डिंगली आप एरिया भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बोथ वेज आर एप्लीकेबल, होता है, इसी तरह किया जाता है। जी मिस मैम, वो एक्चुअली कुछ मेंबर्स जो हैं वो अभी नहीं है ना, ये कि उन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उन्हें नहीं पता होगा, तो वो जब आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी काफी आइडिया हो जाएगा। जी, लेकिन ये मैं 1 by 1 कर सकूंगी, एकदम बैठ के रिकॉर्ड करना सारी इकट्ठी ओके मैम, नो होगा, प्रॉब्लम। ठीक है। ओके तो ये मिस। अच्छा उसके बाद, और सरमद पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। मैडम आपने कहा कि आप प्रेफर करती हैं सेकेंडरी रिसर्च, जी, तो वो तो एग्जिस्टिंग जो डेटा पहले से होता है उसी पे आप कोई न्यू क्रिएशन करती हैं, तो जी प्राइमरी रिसर्च ज्यादा बेटर नहीं है? प्राइमरी रिसर्च बेहतर है, मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल इन कलेक्टिंग द डेटा। उसमें देखो, प्राइमरी और जो सेकेंडरी रिसर्च है ना, उसमें फर्क ये होता है कि जैसे सेकेंडरी रिसर्च में यू मेक एन इक्वेशन, इकोनोमेट्रिक मॉडल आप बनाते हैं। आप जैसे आपने y = a + bx रिग्रेशन में देखी होगी कि IV और DV होते हैं, उसका IV का DV पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये इस किस्म का इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाते हैं और हम इसमें फिर इसको आगे लेके चलते हैं एनालिसिस की तरफ। जो आप प्राइमरी रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल,
मॉडल आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, फिर आप उसको वो जो बॉक्सेस बना के कलेक्ट लिंक करते हैं, उसका अपना उसकी अपनी डायमेंशंस हैं, वो भी की जा सकती है, ये भी की जा सकती है। देखो इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में और मैंने कोई स्टॉक परचेज करना है, तो मेरे लिए तो सेकेंडरी डेटा इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज मैं तो ये देखूंगी कि इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मुझे क्या बता रही है और इसका पास्ट ट्रेंड क्या है, मुझे इसमें करना भी चाहिए या नहीं, इसकी ईपीएस ठीक है या नहीं ठीक है, या इसकी पीई रेशियो जो है वो ठीक काम कर रही है या नहीं, इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या बताता है। तो मैं तो ये चीज़ें देखूंगी ना, तो इसके लिए तो फिर ऑब्वियसली एनुअल रिपोर्ट्स और सेकेंडरी डेटा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये तो नहीं कह सकते आपके वो फर्स्ट हैंड है, समटाइम्स उसमें भी बायसनेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें आपको ये भी डाउट होता है कि पता नहीं इन्वेस्टर्स ने सही जवाब रिस्पोंडेंट्स ने दिया या नहीं दिया, तो वो तो उसमें भी लूप होल्स हैं, मतलब आप क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स तो उसमें भी हैं और उसमें भी हैं। तो ये तो दोनों ही मेरे हिसाब से दोनों रिसर्चेस आर परफेक्टली फाइन। जी जी, नूरुलैन कोई क्वेश्चन है? कोई और सवाल, कोई चीज जो पूछने वाली हो? नो मैम, अब क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, तो बस और मुझे यहाँ पे आदिल नजर आ रहे हैं। आदिल, तुम्हारे कल तो तुम्हारे बहुत सारे सवाल थे, आज तुम कोई सवाल नहीं कर रहे हो। यस मैम। मैम मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा, इस ऐसा है कि ये जो मैंने अभी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, इसको भी दोबारा से सुने। बोथ वेज आर करेक्ट। अब जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल, जैसे आदिल आप का कल वो जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे थे, वो जो फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर या जो ये टॉपिक है, फॉर एग्जांपल बैंक एंड एग्रीकल्चर, लेट्स सपोज यू चूज के माइक्रो फाइनेंसिंग का जो इम्पैक्ट है वो उस पर क्या आता है एग्रीकल्चरल लोन्स पे, तो देन यू अगर आप टॉपिक की तरफ से आते हैं तो देन वो भी दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन कि आप पहले टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर लें और फिर हम उसके अप्रोप्रिएट के उस पर क्या मेथोडोलॉजी सूटेबल फिर हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। इट्स बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों तरीके ठीक है। ये मैंने आपको इसका ये बेसिकली जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है ना, ये जो कि आप पहले डेटा को देख लें और फिर आप उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स ना ये मतलब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है वो टॉपिक फाइनलाइज कर लेते हैं, एवरीथिंग गोज इन ऑर्डर, चैप्टर नंबर 1 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया, लेकिन जब तीसरे चैप्टर में आते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो आपको जो है वो वेरिएबल्स का डेटा नहीं मिल एनालाइज कि फॉरेन करेंसी जो फंडिंग ऑप्शन है उसके अगर ये कौन था मैम? जी जी बताएं। मैं कह रहा था जो फॉरेन करेंसी हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ मैम, मैं कह रहा हूँ फॉरेन करेंसी फंडिंग ऑप्शन पे अगर एनालिसिस किया जाए तो ये टॉपिक कैसा रहेगा? किया जा सकता है। आप उसकी कुछ आर्टिकल्स डाउनलोड करें, इससे गूगल स्कॉलर पे जाएं, इस टॉपिक पे आर्टिकल्स डाउनलोड करें, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स को गो थ्रू करें और फिर देन डिस्कस करें मेरे से। उस पर देखें कि इसने क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। एक छोटी सी फैक्ट शीट बना लें जिसमें आप ये देख लें, कुछ 5-6 आर्टिकल्स को गो थ्रू करें। एक मेरे पास शायद फॉर्मेट है भी, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप 5-6 आर्टिकल्स को एक टॉपिक पे डाउनलोड करें, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, देखें उसने क्या, उसका टॉपिक में की वेरिएबल्स क्या हैं, उसने इसका डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, उसने इसमें टेक्निक कौन सी, उसको देखो पूरे आर्टिकल को पढ़ के उस तरह उसका कोई इस वक्त फायदा नहीं है। वो जब आप लिटरेचर करेंगे तब आप गो थ्रू करें। आपने ये करना है जो आपको एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे भी आपने एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया है, आपको आप इसके कुछ लेटेस्ट 5 साल के कुछ 10 एक आर्टिकल डाउनलोड करें। मैं आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर करती हूँ, आप उसकी वो बनाए, उसे बोलते हैं फैक्ट शीट बेसिकली। आप देखते हैं कि इसमें की वेरिएबल्स कौन से हैं, इसका ऑथर कौन था, ये किस साल में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसका जर्नल कौन सा था, इसके की वेरिएबल्स कौन से थे, इसने डेटा कब से कब तक कलेक्ट किया, इसने टेक्निक कौन सी अप्लाई की, इसने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया। ये जब आप शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, तो आपके पास आ जाते हैं कुछ 5-10 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो आप समटाइम्स ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ एक वेरिएबल कॉम्बिनेशन आप डिफरेंट कर दें वेरिएबल्स का, तो भी कोई नई चीज़ बन जाती है, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए। तो भी यू कैन प्रपोज कि ये चीज़ पहले काम पहले नहीं हुआ हुआ, दिस इज नोवेल्टी, ये न्यूनेस है जो मैं लिटरेचर में ऐड करना चाह रहा हूँ, ये एज अ रिसर्चर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। कोई भी चीज़ ऐसी हवाई नहीं होती, मतलब आसमान से नहीं उतरेगी, यू हैव टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द लिटरेचर। लिटरेचर से सपोर्ट लेके आप जब कोई चीज़ प्रपोज करते हैं न्यू, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गैप होता है। आप कहते हैं कि ये चीज़ ओवरलुक्ड थी पहले, ये हुई नहीं, इस चीज़ की कमी थी, तो ये मैंने पूरी कर दी है। मतलब आप एक पॉइंट ऐड करते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर। और हर चीज़ आप कवर नहीं कर सकते, जो चीज़ आप क्लेम करते हैं आप उसी को जस्टिफाई करते हैं अपने पूरे के पूरे पेपर में। ओके मैम, ठीक है, इट्स अप टू यू क्या आप। जी जी मैडम अरे तुम्हारी आवाज़ नहीं समझ आ रही मुझे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, जी, अब आ रही है अब आवाज़? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जी जी बताएं। मैडम मैंने कहा जिस तरह आपने लास्ट हमें पढ़ाया था, लास्ट सेमेस्टर में जिस तरह सब्जेक्ट पढ़ाया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सेकेंडरी रिसर्च में आएगा ना? और जी जी, इसका पैनल डेटा में आएगा इसमें ये। हम बिल्कुल डिफरेंट कंपनीज का डेटा इसमें मतलब रिसर्च कर सकते हैं, डिफरेंट बिल्कुल कंपनीज का बिल्कुल डेटा लेके, बिल्कुल। एफएफपीएल का लेके, एफएफसी का लेके, मतलब देखो, इसमें। इसमें एक चीज क्लियर रखो। देखो, ये जो आप कह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मैं मेरा टॉपिक है, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मेरा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो वर्किंग कैपिटल जी जी मैनेजमेंट पे देयर डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट रेशियोज को यूज करते हुए डिफरेंट रिसर्चर्स ने, फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी ने करंट रेशियो इस्तेमाल की हो, किसी ने एसेट टेस्ट रेशियो इस्तेमाल की हो। वर्किंग कैपिटल में तो यही रेशियोज आती है ना, करंट एसेट और करंट जी जी, लायबिलिटीज है ना। इसी की बात कर रहा हूँ मैडम। तो लेट्स सपोज किसी रिसर्चर ने करंट रेशो का इस्तेमाल किया हुआ है, किसी ने एसेट टेस्ट रेशो का इस्तेमाल किया है, किसी ने किसी और रेशो का एसेट अकाउंट रिसीवेबल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप देखते हैं फॉर एग्जांपल आपने जो रेशो सेलेक्ट की, चूज की। अब एक सेक्टर में 10 कंपनीज हैं। आप एक सेक्टर में जो 10 कंपनीज हैं उन सारी की सारी का जब एनालिसिस करते हैं तो कहते हैं कि मैंने सेक्टोरल एनालिसिस किया है और पाकिस्तान का जो ये इस सेक्टर का, फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर की 10 कंपनीज को आपने उनका डेटा कलेक्ट किया, उनकी एक शीट बनाई, उसके बाद आपने एनालिसिस किया, तो आप कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर का एनालिसिस किया। इसी तरह आप नहीं इंडिया। मैडम, इसमें जी जी, इसमें एनालिसिस मतलब कॉमन सा है, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद कॉमन ही हमें साइज पता नहीं, कॉमन चलेगा साइज रेशियोज नहीं करते। वगैरह। नहीं नहीं, कॉमन साइज नहीं करते, वो परसेंटेज एनालिसिस है, दैट इज डिफरेंट। आप इसमें सिर्फ रेशियोज को देखते हैं, और रेशियोज भी आप जो कैलकुलेट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे करंट रेशो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सीमेंट सेक्टर पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल एनालाइज कर रहे हैं, और सीमेंट सेक्टर में 10 कंपनीज हैं, तो आपने 10 कंपनीज की करंट रेशो को कैलकुलेट करके वो डेटा फाइल आपकी प्रिपेयर होगी। ये जो कैलकुलेशन आप रेशोज की करेंगे, दिस इज फॉर द सेक ऑफ डेटा फाइल प्रिपरेशन। एनालिसिस उसके बाद शुरू होगा। एनालिसिस के लिए आप टेक्निक लगाएंगे, ठीक कोई है। कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके मैडम। ठीक है। ये जो आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेशियोज पढ़ी और डिफरेंट जो चीज़ें पढ़ी ना, फॉर एग्जांपल दो उसके भी एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि एज एन इन्वेस्टर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन, फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मैंने अगर आज कोई स्टॉक खरीदना था तो मैं यही रेशियोज ही देखूंगी। फॉर एग्जांपल मैं हो सकता है उसकी मैं जो 3-4 रेशियोज देखती हूँ, ईपीएस देखती हूँ, उसकी पीई रेशो देखती हूँ, और ये देखती हूँ कि ये स्टॉक डिविडेंड देता है या नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर इसकी प्राइस बढ़ नहीं रही, कम हो रही है, तो कम से कम डिविडेंड तो मिले मुझे। तो ये जो रेशियोज है ना, एक उनका इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से उसका फायदा है, जो डायरेक्ट फायदा है। लेकिन जो रिसर्चर पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, तो आपने वो रेशियोज कैलकुलेट करनी है ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डेटा फाइल। एनालिसिस उसके बाद आप करेंगे, रिसर्च पर्सपेक्टिव में बात करिए। ओके मैडम। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल में ये आप देखें कि आपने इसको ये टाइम सीरीज़ शॉर्टलिस्ट करते हैं या पैनल डेटा करना है, प्राइमरी करनी है रिसर्च या सेकेंडरी रिसर्च करनी है। और इसके अलावा जो मेजर एरिया है ना, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको डिविडेंड आसान लगते हों, समझ में आसानी से आते हों। हो सकता है किसी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आसानी से समझ में आता हो सकता है किसी को ये स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी वाला एरिया इंटरेस्टिंग लगे, जैसे अभी आदिल को फॉरेक्स वाला एरिया इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये जो अपने एरियाज है ना, इनको देख लो, इसके मुताबिक भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी, मतलब आप देख सकते हैं कि अच्छा ये मेरा एरिया है तो इसके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी है, फिर आप उसी को टारगेट करें और सीखें उसको, और उसको इस्तेमाल कर लें। ओके मैडम। ठीक है, तो ये कुछ देखें, इस पर ज़रा वर्किंग करें इस तरह से जैसे मैंने बताया। इस पे कुछ आर्टिकल्स को डाउनलोड करें, उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, उसको ज़रा ब्रेक डाउन करें उसका, और फिर उसको जो मैं भी फैक्ट शीट देखती हूँ, मेरे पास फॉर्मेट पड़ा है तो आई शेयर इट विद यू। या नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं कि मेन इसमें जो वेरिएबल्स क्या हैं, उसका डेटा कब से कब तक कलेक्ट किया, टेक्निक कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, अगर उसके अलावा जो है मेन वेरिएबल्स, की वेरिएबल्स कौन से हैं, किस जर्नल में पब्लिश हुआ, किस ऑथर ने लिखा, किस साल का है ये सारी अलग कॉलम वाइज उसकी एक्सेल में एक शीट बनाओ, और फिर देखो कि जो है बार बार कौन से वेरिएबल्स रिपीट हुए हैं, तो फिर मुझसे शेयर करो, फिर मैं देखते हैं, फिर उसमें से भी हम टॉपिक बना सकते हैं। तो ये है, दिस इज द थिंग, इस तरह से ही होती है रिसर्च। न्यूनेस तो तभी निकलती है ना, हमने किसी चीज़ को रेप्लिकेट तो नहीं करना। या समटाइम्स ऐसा होता है कि आप आर्टिकल्स को का एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं, फ्यूचर जो कंक्लूजन है ना, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया होता है रिसर्चर्स ने कि फ्यूचर के जो रिसर्चर्स हैं वो इन वेरिएबल्स को लेके अगर इस टॉपिक पे रिसर्च करें तो दैट विल बी ए मोर एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप उसका कंक्लूजन भी पढ़ लें, उसको उसमें भी आपको क्लूज मिल जाते हैं। समझ में आई?
समटाइम्स ma'am. समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब एक ग्रुप था पिछले सेमेस्टर में एमबीए का, उन्होंने रिसर्च की थी कि उन्होंने 5 मुल्कों की 5 स्टॉक मार्केट्स का डेली क्लोजिंग प्राइसेस का डेटा कलेक्ट किया और उस पे जो है उन्होंने ये कॉपिला मेथोडोलॉजी एक होती है जो कि टाइम सीरीज डेटा पे लगती है, वो उन्होंने अप्लाई की और वो आर सॉफ्टवेयर पे लगती है, मतलब क्योंकि एमबीए का प्रोजेक्ट था वो, तो इसलिए बता रही हूँ। तो अब ये भी एक साइंस है। उन्होंने देखा कि स्टॉक मार्केट पे तो के जो डिफरेंट कंट्रीज की हैं उन पे तो बहुत रिसर्च आर्टिकल्स हैं, लेकिन किसी ने ये मेथोडोलॉजी नहीं अप्लाई की, तो दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन। फिर एक ग्रुप था, उसने क्रिप्टो करेंसीज 5 क्रिप्टो करेंसीज ली, उनका एनालिसिस किया, टाइम सीरीज डेटा था, उन्होंने भी कॉपुला मेथोडोलॉजी लगाई। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट पे तो बहुत लोगों ने रिसर्च की है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे अभी तक रिसर्च नहीं हुई हुई इस तरह से, और इस मेथोडोलॉजी के साथ रिसर्च नहीं हुई, दैट इज समथिंग न्यू, वो भी अच्छा उनका गया। फिर एक ग्रुप था, उसने पैनल डेटा पे रिसर्च की थी, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट ग्रोथ और एसेट यूटिलाइजेशन का इम्पैक्ट उसने देखा था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, तो उसने उसमें पैनल डेटा रिग्रेशन की टेक्निक इस्तेमाल की, दैट वाज आल्सो गुड, वो भी अच्छा गया। तो ये इस तरह से होता है कि आप दोनों बोथ वेज आर अप्रोप्रिएट, नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि आपको क्या चीज़ आसान लगती है, आप जिस तरह से भी कहेंगे हम उस तरह से करना शुरू करेंगे काम। ओके मैम। ठीक है, तो ये उस पर थोड़ी सी अपनी वर्किंग अभी स्टार्ट करो, एरियाज को 2-3 को शॉर्टलिस्ट करो, फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज मोर फिजिबल। एक एरिया है फॉर एग्जांपल 1947 से एक चीज़ पे काम हो रहा है, उस पर अगर आप वो एरिया लेके आते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऐसा एरिया आप चूज करें जिसपे काम बहुत बेतहाशा बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड का एरिया है, इस पे काम जब से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब आपके हाथ में है ना, मतलब जब से ये बनी है तब से ही इस पे लोग काम कर रहे हैं, इतना ये पिटा हुआ एरिया है लेट्स सपोज। तो इसमें फिर आपको जो गैप फाइंड आउट करने में या नई चीज़ न्यूनेस लेके आने में ना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ ऐसी अगर आप नई टेक्निक सीखते हैं या कुछ ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करते हैं ना जिससे पहले थोड़ा काम हुआ है, तो उस पर आपको जस्टिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा रूम मिल जाता है, आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती और आप आसानी से आपको अपना पॉइंट कम्युनिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीन बॉन्ड मार्केट है, उसका उस पर अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना आसान है, बिकॉज उस पर इतना ज़्यादा काम अभी उस तरह से नहीं हुआ हुआ। तो ये बात है, मतलब चीज़ है, ये भी एक पॉइंट है समझने वाला। तो ये चीज़ें देख लो, ये सारी जो डिस्कशन हमने की इसको दोबारा से देखो, और फिर अपना एरिया जो भी फाइनेंस के अंदर जो भी आपकी कैटेगरी है ना, फॉर एग्जांपल डिविडेंड का एरिया है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ये जो डिफरेंट चैप्टर्स आपने पढ़े हैं बेसिकली दीज आर एरियाज जो आप फिर एक एरिया पकड़ते हैं और उस पर आप काम शुरू करते हैं और फिर आप रिसर्च करते हैं। तो ये है आदिल, होपफुली तुम्हें आज समझ में आई होगी जो तुम कह रहे थे कि मुझे तो पता है कि मेरी फाइनेंस ही मेरा एरिया है, तो फाइनेंस इज अ फील्ड, फाइनेंस में देयर आर सो मेनी लॉट्स ऑफ एरियाज, तो ये बात है जितना आप नैरो डाउन करते जाते हैं, ठीक है, तो ये बात। ओके। अब जैसे मेरा एरिया अगर स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी है ना, तो मैं सारी जिंदगी भी इस पे रिसर्च करूँ तो खत्म नहीं होगी, क्यों कैसे? फॉर एग्जांपल अब वॉलेटिलिटी जो है वो आप स्टॉक प्राइसेस में मैंने आपको बताया देखते हैं, स्टॉक प्राइसेस की वॉलेटिलिटी पाकिस्तान में मैंने देख ली, अच्छा फिर मैंने डिफरेंट स्टॉक इंडाइसेस की बीच में देख ली, फिर मैंने इस्लामिक और कन्वेंशनल का कंपैरिजन कर लिया, फिर मैंने अच्छा पाकिस्तान से बाहर निकल के मैंने साउथ एशिया में देख ली, इंडिया में देख ली, इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लिया, डेवलप्ड और डेवलपिंग का कर लिया, आसियान कंट्रीज को देख लिया मैंने, OECD कंट्रीज को देख लिया, ब्रिक्स के साथ कंपैरिजन कर, ये सारी जिंदगी में इस पे काम करती रहूँ तो मुझे पता है खत्म नहीं होगा काम, कुछ ना कुछ नई चीज निकल ही आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी को दूसरी मार्केट्स फॉरेक्स मार्केट्स वॉलेटिलिटी के साथ कंपेयर कर सकती हूँ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स जो आप एक एरिया में रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन एक एरिया इसलिए आप स्पेसिफाई करते हैं बिकॉज फिर आप हर चीज के मास्टर, यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग ना, यू हैव टू स्पेसिफाई स्पेशलाइज इन वन एरिया, और PhD का पर्पस भी यही होता है कि आप एक एरिया में स्पेशलाइज करते हैं। तो ये बात है बेसिकली, इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एरिया, आप बताएं क्या है आपका एरिया, फिर आप कहते हैं कि फाइनेंस है, तो भाई वो तो फील्ड है, उसमें से एरिया बताएं, एरिया स्टॉक प्राइस है, उसमें से भी मजीद स्पेसिफाई करें कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान पे ये सर्च कर रहा हूँ, या मैं इस फलाने सेक्टर पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये दिस इज नैरो डाउन करना, इन चीज़ों को कहते हैं कि वो ज़रूरी होता है और समझना भी ज़रूरी है, और ये जितनी जल्दी कर लें उतना बेहतर होता है इफ़ यू वांट टू परसू फर्दर स्टडीज़ के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब एज अ प्रोफेशनल अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एज अ लेक्चरर, अब मैं अगर मुझसे कोई पूछे, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करती हूँ, मुझसे कोई पूछे कि मैडम आपका एरिया क्या है, तो मैं कहूँ कि मैं डिविडेंड्स पे भी काम कर लेती हूँ, मेरा एक पेपर जो है वो स्टॉक प्राइसेस पे है, एक पेपर मेरा डिविडेंड पे है, एक पेपर मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, तो ये मेरी कोई स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा, ये मेरी वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल उनको ये लगता है कि इसका कोई एक स्टैंस नहीं है, ये किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है ये, तो ये बात है। और ये भी डाउट आता है कि पता नहीं इसने खुद किए भी है या नहीं, बिकॉज नॉट अ सिंगल, एक बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो ये बात है, इस पर्सपेक्टिव से भी आप सोचें।
क्योंकि ये लेटर ईयर्स में ये चीज़ें फिर रिवील होती है ना, तो ये बात है। ठीक है, इतनी इतनी डोज काफ़ी है आज के लिए। यस मैम। चलें, सही है। अपना ख्याल रखें। इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर करती हूँ, उसको बेशक दोबारा आप सुने, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप अपने अपने ग्रुप्स बनाएं रिस्पेक्टिवली, और ग्रुप्स में डिस्कस करें। ये मैंने जो ये सारे एक एक बंदे को लेके जो ये एक ग्रुप बनाया ना, उसका पर्पस ये है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी अनाउंसमेंट मिस ना हो, क्योंकि देयर 7 ग्रुप्स और देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रह जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ कि एक ग्रुप ऐसा बना लेती हूँ ताकि वो एक एक बंदा रिप्रेजेंटेशन हो, वो अपने ग्रुप्स को बाकी सबको साथ लेके चले, फिर कोई बंदा मिस ना हो। तो इसलिए ठीक है, तो एवरीबडी इज ओपन। कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी कोई वो रुकावट नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते और कोई मसला हो गया। ये ग्रुप बनाने का पर्पस सिर्फ एक है कि ताकि कम्युनिकेशन सबको एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब जैसे अली है ना अपने ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन में, तो फिर अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी बात हो तो अपने ग्रुप तक पहुंचा दे। तो क्योंकि मैं इंडिविजुअली तो रीच आउट नहीं कर पाऊंगी ना सबको, या ग्रुप्स भी भूल जाते हैं कि कौन सा ग्रुप था और किसको कहना है, कौन किस ग्रुप में कौन है, ये भी भूल जाता है मुझे। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसे किया है, तो इसमें ऐसी कोई दूसरी कोई इंटेंशन इसमें नहीं है। ठीक है, ओके मैम। चले, अपना ख्याल रखें। इसको मैं कंक्लूड करती हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ। कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो फिर मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, बता देना, मैं आई रिस्पॉन्ड। ओके मैम। चलिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच मिस। अल्लाह हाफिज।